हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस लेक्चर सीरीज में हम इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आराम आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है हमको, धीरे धीरे कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि एनसीईआरटी की किताबों में दिया गया कोई भी तथ्य, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी विचार हमारी गिरफ्त से, हमारी पकड़ से छूट ना जाए। तो हो सकता है थोड़ा सा स्लो हो, लेकिन कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे सीखेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, वो याददाश्त जो है आगे काम आएगी। तो आज जो है हम कक्षा 9 की अपनी किताब के आखिरी चैप्टर को शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से 2 क्लास लगेंगी इसको करने में, क्योंकि क्लास छोटी होती है ये वाली। तो भारत में खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट खाद्य सुरक्षा आप यूपीएससी की या फिर किसी भी राज्य स्तर की या किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो ऐसा मेरे ख्याल से भारत में कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इकोनॉमिक्स के सिलेबस में खाद्य सुरक्षा ना हो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। तो आपको हर एग्जाम के लिए, आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप आगे जाकर जीवन में इकोनॉमिक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, खास तौर पे जिसको हम कहते हैं मानवीय अर्थव्यवस्था या फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स जिसे हम कहते हैं, उसमें भी आपको खाद्य सुरक्षा पर काफी कुछ देखने को मिलेगा। आप निश्चित तौर पर इसके बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल सरल है, क्योंकि काफी चीजें तो हमको पता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जिनको समझने की आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा के बारे में हम लोग जो सोचते हैं उसका थोड़ा विस्तार करने की आवश्यकता है इस चैप्टर में। 2 क्लास यानी कि करीब 1 घंटे में मैं आपको पूरा खत्म करा दूंगा, इसमें और कोई दिक्कत होगी नहीं। फिर हम क्लास 10 पे चले जाएंगे। चलिए, लेकिन लेक्चर शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है, हां जी, हमारा P2I बैच जो है उससे जुड़ने की लास्ट डेट जो है वो 3 सितंबर है। आज 2 तारीख तो हो ही गई आज। हाँ, तो भाई कल जो है उससे जुड़ने की लास्ट डेट है। तो अगर आप जो है उससे अब तक जुड़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जुड़ने का सोच रहे हैं तो भाई कल तक लास्ट डेट है, कल तक जुड़ जाइए। कल के बाद आपको ये वाला बैच नहीं मिलेगा। प्रतिज्ञा प्लस है, रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस के क्वेश्चन का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज। इसका जो है प्री और मेंस की, माफ कीजिएगा, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज में फर्स्ट आने वाले बच्चे को हर हफ्ते 11,000 रुपए का इनाम। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस का रिफंड, और साथ के साथ आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, रहना खाना पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से फ्री। ये सब आपको मिलेगा अगर आप इस बैच से जुड़ेंगे। तो भाई आप जो है बिल्कुल भी देर मत कीजिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अक्सर क्या होता है कि भाई इसमें क्या हो जाता है अक्सर, हाँ, इसमें क्या होता है कि अक्सर हम लोग जुड़ने में, तैयारी शुरू करने में देरी कर देते हैं और फिर हमारे पास तैयारी के लिए समय कम बचता है। तो ये गलती मत कीजिएगा, तुरंत जुड़ जाइए। एजे लाइव कोड लगाइए 24,999, या फिर उससे कम में आप इससे जुड़ सकते हैं। तो टाइम बिल्कुल खराब मत कीजिए। चलिए साहब, अब चलते हैं, जल्दी से शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। हाँ, तो आज जो है हम चौथे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। तो यार अब सवाल क्या है, खाद्य सुरक्षा होती क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि खाद्य सुरक्षा, एक बार के लिए इकोनॉमिक्स भूल जाइए, सारी कॉन्सेप्ट ये वो जो पढ़ा है भूल जाइए। अगर मैं आपसे एकदम लेमैन टर्म में पूछूं कि भाई, आप एकदम किसी सड़क चलते व्यक्ति से पूछो कि भैया खाद्य सुरक्षा क्या होती है, फूड सिक्योरिटी क्या होती है, तो आमतौर पे आपके हिसाब से वो व्यक्ति क्या जवाब देगा? क्या लगता है आपको कि भाई खाद्य सुरक्षा जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बताएगा? खाद्य सुरक्षा का कॉन्सेप्ट यह होगा कि सबको खाना मिले, भाई सबको भोजन मिले। बात सही है, यही तो बेसिक आइडिया तो यही है, और ये गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि भाई सबको जो है भोजन मिलता रहे, सबका पेट भरा रहे। भाई सबके पास जितनी उनकी भूख है, जितनी उनकी आवश्यकता है, उसके अनुसार, उसके अनुरूप जो है सबके पास पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए पदार्थ हो, खाद्यान्न अवेलेबल हो, फल सब्जी अवेलेबल हो, जो भी आपको चीजें खानी है वो उपलब्ध हो, और उसमें कोई समस्या ना आए, ये कहलाती है खाद्य सुरक्षा। एकदम सीधी सीधी बात है। तो बस यही होता है खाद्य सुरक्षा, और तो कुछ होता नहीं। भाई एकदम सिंपल सी बात है ना, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब देखिए, आपकी किताब क्या कहती है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता,
पहुंच और उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य। बात समझ रहे हैं कि नहीं है? तो एक तो 3 चीजें इसमें लिखी हैं। खाद्य सुरक्षा में क्या क्या होता है? सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता। उपलब्धता का मतलब क्या है कि भैया पर्याप्त मात्रा में भोजन बनना चाहिए, पैदा होना चाहिए। भाई अनाज है, अगर आपके यहां अनाज पैदा ही नहीं होता तो सबको कैसे मिलेगा? लॉजिकल बात है कि नहीं है? पहली चीज तो है उपलब्धता। उपलब्धता का मतलब होता है पैदावार से। अगर आपके यहां पर्याप्त पैदावार ही नहीं है तो सबको भोजन कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। या फिर आप बहुत ज्यादा आयात करोगे, जो कि आपके देश के लिए अच्छा है नहीं। इतना आयात भी कैसे कर लोगे आप? तो पहला जो उपलब्धता का पॉइंट है वो होता है पैदावार का। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आमतौर पे, पारंपरिक तौर पे जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते थे तो पहले हम केवल उपलब्धता को ही फोकस करते थे। आप देखेंगे, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, इसी चैप्टर में थोड़ा सा दिया हुआ है आगे, कि 70 के दशक में भारत में खाद्यान्नों की बड़ी कमी होती थी। उस समय के जो प्रधानमंत्री होते थे, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, वो प्रयास ये करते थे कि हम खाद्यान्नों की उत्पादकता को बढ़ाएं, ज्यादा फसल पैदा करें, क्योंकि यह माना जाता था कि भाई हमारे यहां लोग भूखे इसलिए मर रहे हैं, हमारे यहां लोगों के पास पर्याप्त खाना इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहां पर्याप्त खाद्यान्न पैदा ही नहीं होता। अगर पर्याप्त खाद्यान्न पैदा होने लगेगा तो लोगों को मिलने भी लगेगा, जो कि गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो भाई पहला स्टेप तो यही था कि आप पर्याप्त मात्रा में पहले उगाओ तो सही। जब उगेगा ही नहीं तो लोगों को मिलेगा कैसे? तो इस पर हम पहले फोकस करते थे। फिर ग्रेजुअली हमको समझ में आया, हालांकि दूसरा पॉइंट भी हमको पहले से पता था, वो क्या था कि केवल उपलब्धता काफी नहीं है, पहुंच भी जरूरी है। पहुंच का मतलब क्या है कि खाद्यान्न जो होते हैं बेटा, वो हर जगह पैदा नहीं होते। बात समझ रहे हो कि नहीं? या खाद्य पदार्थ जो हैं वो देश में हर जगह तो पैदा होते नहीं, लेकिन उनको पहुंचना हर जगह चाहिए। आप समझ रहे हो कि नहीं? जैसे अगर आप देखोगे कि अगर उड़ीसा में कहीं पर मान लो कालाहांडी में अकाल पड़ा हुआ है, ऐसा हुआ भारत में, स्वतंत्र भारत में ऐसा हुआ कि कहीं पर अकाल पड़ा और देश में खाद्यान्नों की कमी नहीं थी, देश में खाद्यान्न थे। कमी कहां थी? सप्लाई चेन की प्रॉब्लम थी। सप्लाई चेन मतलब मान लो खाद्यान्न आपका उत्पादित हुआ यहां पर और आपका अकाल पड़ा है यहां पर, तो समय रहते खाद्यान्न जो है वो यहां से यहां तक पहुंच ही नहीं पाया। आपको मतलब आप समझ लो भाई, बहुत बड़ा देश है, इस बात को समझिए कि देश चलाना कोई सरल बात नहीं होती। बहुत बड़ा देश है, अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग सरकारें हैं। तो अगर किसी एक जगह मान लीजिए सूखा पड़ गया, किसी एक जगह मान लीजिए कुछ मान लीजिए किसी एक जगह सूखा पड़ गया, किसी एक जगह कोई संकट भी उत्पन्न हो गया, तो उस संकट से निपटने के लिए आप क्या करेंगे? आप जो है भाई चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। आप पहले पता करेंगे भाई कहां पे खाद्यान्न उपलब्ध है, फिर वहां से आप वहां की सरकार से, वहां के अधिकारियों से बात करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे, उसके परिवहन की व्यवस्था करेंगे और फिर वो किसी दूसरी जगह पहुंचेगा। भाई आजकल तो हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, दूरसंचार के शानदार साधन हैं, तेज परिवहन है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो क्या होता है, कई बार ये सारे काम करने में महीनों लग जाते थे और इतने महीनों में ये वाला जो क्षेत्र था आपका, ये भुखमरी से ग्रस्त रहा, यहां बहुत लोगों की मौत हो जाती थी। तो ये जो पहुंच जो है, पहुंच भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल पैदावार काफी नहीं है, पहुंच बहुत जरूरी है कि आपका खाद्यान्न हर जगह तक पहुंचे। और तीसरी चीज क्या है? सामर्थ्य। यह काफी हद तक अमर्त्य सेन साहब का एडिशन है। सामर्थ्य क्या कहती है? सामर्थ्य यह कहती है कि चलो आपने खाद्यान्न उगा लिया, चलो आपने खाद्यान्न देश के हर शहर के, हर गांव के बाजार में पहुंचा दिया। अब भैया कस्टमर की जेब में इतना पैसा भी होना चाहिए कि वो दुकान पे जाके खरीद पाए। आप समझ रहे हो कि नहीं? भाई मेरे सामने दुकान है, दुकान में अनाज बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, अब मैं कैसे खरीदूं भाई? बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये 3 चीजें जो हैं, इस बात को समझिए। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, इसीलिए मैंने आपसे पहले सवाल ये पूछा था कि एक लेमैन के तौर पे, एक इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी से अलग अगर आप जो हैं सोचें कि यार क्या होता है आपका खाद्य सुरक्षा, तो आप लोग अक्सर उपलब्धता की बातें करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, अगर आपको जो है, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, खाद्यान्न को लेकर आपको तीनों चीजें
अब आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य, जब तक तीनों को आप क्रैक नहीं करेंगे, आप खाद्य सुरक्षा अचीव नहीं कर सकते। बेटा ये जो आपको मैंने बता दिया है ना, ये कहां पे लिखा हुआ है? ये जो आपको मैंने बताया है, ये कहां पर लिखा हुआ है? ये एनसीईआरटी की किताब के चैप्टर की पहली लाइन है। इसीलिए मैं कहता हूं एनसीईआरटी अच्छी किताब है, ऐसा नहीं अच्छी किताब नहीं है। कई बार क्या होता है, अच्छी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, हमको लगता है पहली लाइन है बेकार की होगी, आगे पढ़ते रहते हैं, आगे चैप्टर में खास नहीं दिया कुछ। ये पहली लाइन सब कुछ है। जब मैं बड़े कोर्सेज भी लेता हूं, P2I बैचेस वगैरह भी लेता हूं, तो बेटा ये जो पहली लाइन का कॉन्सेप्ट जो आपको अभी मैंने समझाया है, इसको समझाने में समय लगता है। बात समझ रहे हो? तो ये इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी एनसीईआरटी ने पहली लाइन में देके खत्म कर दी है। तो बात समझ गए? ये आपको ये बिंदु समझ में आ गया। आपका खाद्य सुरक्षा मान लो आप 20% तो हुई, क्या 20-30% तो खाद्य सुरक्षा आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां ये तो आपको इसमें तो कोई डाउट अब तक नहीं होगा। अब आते हैं आगे कि यार लॉजिक से सोचो, खाद्य सुरक्षा सबसे कम किसके पास होगी? मैं अगर लॉजिकली आपसे सोचने को बोलूं, किसी भी समाज में, भाई होने को तो किसी के भी पास हो सकती है खाद्य सुरक्षा सबसे कम, ये 3 बिंदु तो समझ में आ गए ना। अब खाद्य सुरक्षा की कमी किसके पास होगी? खाद्य सुरक्षा की कमी किसके पास होगी? अगर मैं आपसे कहूं तो आमतौर पे कमी किसके पास होगी? सबसे पहले तो निर्धन लोगों के पास होगी। भाई ये तो समझाने की जरूरत है क्या? अरे भाई जिसके पास पैसा है वो तो खा ही लेगा ना यार, उसका कम से कम कई सारी चीजें सॉल्व हो गई। उसके बाद एक तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मेरे पास चीजें खरीदने की सामर्थ्य नहीं है, ये प्रॉब्लम तो है नहीं उसके पास। बात सही है? तो यार अब खाद्य सुरक्षा की प्रॉब्लम किसके साथ है? खाद्य सुरक्षा की प्रॉब्लम आमतौर पे होती है गरीब आदमी के साथ, कि यार जो आदमी गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अगर आप सामाजिक तौर पे देखें तो आमतौर पे महिलाएं प्रभावित होती हैं। महिलाएं कैसे? क्यों? हमारे समाज का ढांचा इस तरह का है कि अगर घर में थोड़ा सा अनाज होता है तो वो किसको दिया जाता है? पुरुषों को दिया जाता है, लड़कों को दिया जाता है, लड़कियों को नहीं दिया जाता। अनुसूचित जाति जनजाति, क्योंकि भाई ये तो आपको मैं पहले भी समझा चुका हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति जो हैं, आमतौर पे इनके साथ भेदभाव भी होता है, और इसके अलावा आमतौर पे ये गरीब भी होते हैं। इनमें गरीबों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। पिछड़े वर्ग, बात सही है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी अनियमित नौकरियां हैं, अनियत नौकरी वाले लोग, अनियत काम, जो दिहाड़ी मजदूर है। भाई दिहाड़ी मजदूर है, देखो जो आदमी रेगुलर, मैं एक रेगुलर नौकरी करता हूं, तो मुझे पता है ना कि मेरे को महीने के अंत में तनख्वाह आ जाएगी, अगले महीने की शुरुआत में तनख्वाह आ जाएगी। जो आदमी दिहाड़ी कर रहा है वो तो यार रोज कुआं खोदने निकलता है ना, वो तो रोज जाता है। उसको आज काम मिला तो उसको खाना मिलेगा, आज काम नहीं मिला तो खाना नहीं मिलेगा। एक नियत नौकरी के साथ आप थोड़ी बचत भी कर लेते हो, दिहाड़ी मजदूर बचत भी नहीं कर पाता। तो एक जो कि अनियत नौकरी होती है वो इस तरह के काम करता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, तो इस प्रकार के लोग जो है आमतौर पे वो इस कमी से सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं। खाद्य सुरक्षा की कमी जो है वो आमतौर पे इन लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन ये वर्गीकरण जो है ये तो आम दशाओं में है। अगर मान लीजिए कोई आपदा आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो इसके अलावा जो लोग इन वर्गों के अंदर नहीं भी आते, वो लोग भी खाद्य सुरक्षा की कमी से प्रभावित हो सकते हैं। अब तो हम सबके सामने एग्जाम्पल है ना कोविड का। अब तो आपदा के बारे में आपको मुझे ज्यादा पीछे पुराने 1950 के एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है। हम सबके सामने कोविड का एग्जाम्पल है। यार कोविड हो गया, लॉकडाउन लग गया, ऐसे कितने सारे घर थे यार। हमारा ही घर था, मैं अपने घर की बात आपको बताता हूं। कोविड में लॉकडाउन लगा, मेरी बेटी मेरे ख्याल से क्या उस समय 4 महीने की थी, 4 महीने की थी, ऐसी बहुत छोटी बच्ची थी घर पे। अब यार मतलब पता थोड़ा ना था किसी को कि लॉकडाउन लग जाएगा। तो अचानक से एक दिन प्रधानमंत्री ने बोल दिया लॉकडाउन है भैया कल से। अब मैं तो फिर भी बड़े शहर में रहता हूं, चलिए मुंबई में रहता हूं, तो यहां पर चीजें ऑनलाइन आ रही थी वगैरह वगैरह, कुछ कुछ चल रहा था। लेकिन यार मतलब मुझे हमारे यहां हो गई यार खाने वाने की चीजों की संकट। एक आध हफ्ते बाद कुछ बचा नहीं घर पे यार। अब आप घर में कितना सामान रखते हो? जो आटा चलिए फिर भी बचा, सब्जियां खत्म हो गई, आपके यहां दालें खत्म होनी शुरू हो गई। तो कोविड के उस समय जब ऐसे दहशत फैली हुई थी, मास्क लगा के और ये सब करके मैं गया बाजार एक दिन। एक आध दुकान जो गोपनीय तरीके से खुली हुई थी, वहां से मुझे अभी भी याद है, मेरे पास एक छोटी गाड़ी हुआ करती थी, मैं वो गाड़ी लेकर गया, पूरी गाड़ी भर के सामान लेके आया था। सोचिए, वो तो क्योंकि यहां पर एक दुकान गैर कानूनी तरीके से ही पर खुली हुई थी, अगर वो दुकान भी बंद होती तो नहीं मिलता मेरे को। तो जबकि मैं आर्थिक तौर पर तो समृद्ध था। तो आपदा के समय क्या हो जाता है कि सभी प्रभावित हो जाते हैं।
ऐसे बहुत लोग थे जो अपने घर पे भी नहीं थे, कहीं बाहर रुके हुए थे किसी जगह पे, कहीं दूर दराज, कहीं भैया कोई इंजीनियर था, मैं एक मित्र को जानता हूं, वो भाई उसकी इंजीनियरिंग का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसकी साइट थी कहीं दूर दराज गांव में जहां लोग भी नहीं थे ज्यादा, वहां लॉकडाउन लग गया। अब यार खाने पीने के लाले पड़ गए यार उन लोगों को, तो किसी तरह से वो सरकार वरकार को एप्लीकेशन दे के वहां के कलेक्टर वगैरह से उनको बचाया गया, उनको निकाला गया वहां से। तो आप समझ रहे हैं कि आपदा के समय खाद्य सुरक्षा सबको प्रभावित करती है। भाई भूकंप आ गया तो क्या अमीर क्या गरीब, सबके घर टूट गए, फिर तो सबको खाना चाहिए, सबको जो है खाना गिराया जाता है हेलीकॉप्टर से, लोग वही खाते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सारी चीजें जो है आपदा के समय सबको प्रभावित कर सकती हैं, ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी पुस्तक में आगे क्या दिया हुआ है। हां जी, ये आपको मैंने तीनों बिंदु बता दिए कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ जो है वो केवल 2 जून की रोटी नहीं है, खाद्य उत्पादन आयात। बेसिकली एक तो स्टॉक होना चाहिए, उत्पादन मतलब आपके पास स्टॉक होना चाहिए, चाहे वो आप खुद उगा रहे हो या फिर आप जो है उसको मंगा रहे हो, ये भी ठीक है। अगर आपके यहां पर्याप्त नहीं हो रहा है तो आपको स्टॉक तो बना के रखना ही पड़ेगा। खुद नहीं उगा पा रहे हो माफ कीजिएगा, थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा है, अगर आप खुद नहीं उगा पा रहे हो तो आप उसको मंगाओगे। दूसरा, हर व्यक्ति को मिलता रहे, और तीसरा, लोगों के पास इतनी संपदा रहे, इतनी चीजें रहें। ठीक है, ये चीजें हैं, तो ये आपको सिंपल सी चीज है। अब खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है, ये आपको बता चुका कि इसके अगर जब भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसल खराब होना, इस प्रकार का अकाल पड़ता है तो निर्धनता रेखा के ऊपर के लोग भी प्रभावित होते हैं। तो ये याद रखिएगा, खाद्य सुरक्षा केवल गरीबों के लिए नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं खाद्य सुरक्षा तो केवल गरीबों के लिए सुनिश्चित करनी है, ऐसा नहीं है। जब आपदा आती है तो आपको अमीरों के लिए भी सुनिश्चित करनी पड़ती है कि उनको भी भोजन मिलता रहे। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, देखिए अमर्त्य सेन का मैं आपको बताता हूं। 70 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। तो 70 के दशक तक क्या था बेटा, खाद्य सुरक्षा का एक बहुत नैरो, एक बहुत संकरा विजन था कि उपलब्धता होनी चाहिए, बस। ठीक है, यह पहला विजन था। बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं आपको इसमें अमर्त्य सेन का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं आपको बताऊं तो 70 के दशक तक क्या था, दुनिया भर की जो आर्थिक सोच थी वो क्या कहती थी, अगर उपलब्धता है तो खाद्य सुरक्षा है। उपलब्धता और खाद्य सुरक्षा को वो एक ही चीज मानते थे। उपलब्धता और खाद्य सुरक्षा एक ही चीज है, यह सिंपल सा कॉन्सेप्ट था 70 के दशक तक। ठीक है, उसके बाद जो एक, जिसको हम कहते हैं ना कि एक मानवीय दृष्टिकोण वाली अर्थव्यवस्था का जो एक स्टडी आया, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, विकास की अर्थव्यवस्था जो आई, जिसमें अमर्त्य सेन दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर माने जाते हैं। तो भाई इन स्कॉलर्स ने जब इस पर काम किया तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन का इस पर काम क्या है, वो ये कहते हैं कि एक नया आयाम जोड़ा कि हकदारियों के आधार में खाद्य तक पहुंच। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का यह कहना था कि भैया ये सब बीच के स्टेप हैं कि उपलब्धता कितनी है, पहुंच कितनी है, कि आदमी की प्लेट तक खाना आ रहा है या नहीं आ रहा, यह तय करेगा कि खाद्य सुरक्षा है या नहीं है। आदमी की प्लेट तक खाना आना चाहिए। ठीक है, बस यही है, इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कहते हैं कि आदमी के जो है प्लेट तक आना चाहिए खाना। तो इसमें क्या है, हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन या विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तो केवल जो सरकार आपको अनाज दे रही है वो नहीं, जो चीजें बाजार में बिक रही हैं आपको वो भी चाहिए होती हैं, तो वो खरीदने की भी सामर्थ्य तुम्हारे पास है कि नहीं है। केवल आपको गेहूं मिल रहा है ये खाद्य सुरक्षा नहीं है, आपको ढंग का खाना भी तो मिलना चाहिए, ये भी खाद्य सुरक्षा है। ठीक है, तो विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन में घोषणा की गई कि वैयक्तिक, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य की सभी लोगों तक आर्थिक पहुंच जो है वो सदैव हो। बात समझ में आ गया? तो प्रोफेसर सेन ने यहां पर क्या कंट्रीब्यूट किया कि उपलब्धता जो है वो खाद्य सुरक्षा नहीं है। ये उन्होंने जो है ये बात कही कि भाई अमर्त्य सेन ने क्या कहा कि ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, एक आप सिंपल सा लॉजिक मेरा वाला याद रखो इसमें, कि जब तक लास्ट स्टेप नहीं हो जाता, जब तक लोगों की प्लेट तक खाना नहीं आता, प्लेट तक भोजन, और प्लेट तक भोजन में क्या चाहिए, इसमें आपको पर्याप्त होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए
और लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साल में 4 दिन अच्छा खाना मिल गया, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है साल में 4 दिन उसको भरपेट खाना मिल जाता है और ये ऐसा नहीं है कि उसमें आपको साल में 3 दिन 4 दिन बढ़िया खाना मिल गया, बाकी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी आपको जैसा मिल गया, ये नहीं। आपको निरंतर अच्छा खाना मिलते रहना चाहिए, ये भी जरूरी है। तो ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन का इसमें योगदान है। इन्होंने इसमें उपलब्धता जो खाद्य सुरक्षा होती है इसको नकारा, इस बात को इन्होंने नकारा। उन्होंने कहा यह पर्याप्त नहीं है और दुनिया भर की पूरी वैश्विक सोच जो है खाद्य सुरक्षा को लेकर वो बदली अमर्त्य सेन के इस कॉन्सेप्ट के बाद। क्लियर हो गया ये यही है। देखो इसमें खाद्य सुरक्षा यही टेक्निकल पॉइंट है जो आप आगे जाके भी पढ़ोगे बड़े बड़े कोर्सेज में, जो मैं भी पढ़ाता हूं उनमें भी, लेकिन तब थोड़ा और डेटा वेटा के साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यही है। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है। चलिए, आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होगी? यार देखो, आपदा के समय क्या होगा? कुल उपज में गिरावट होगी, कीमतें बढ़ जाएंगी। देखो आपदा के समय आपदा कैसे प्रभावित करती है खाद्य सुरक्षा को? आपदा से 2 तरह का प्रभाव पड़ सकता है। एक तो आपदा के समय उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन कम हो गई तो उपलब्धता ही घट गई। बात सही है कि नहीं भैया? अगर उत्पादन कम हुआ गेहूं का, चावल का, सब्जियों का, फलों का, तो भाई ऑब्वियसली उपलब्धता ही कम है, सबको नहीं मिल पाएगा। पहला कारण तो यह है। और दूसरा, उत्पादन कम होने से कीमतें बढ़ जाएंगी। जो चीज कम है बाजार में वो महंगी हो जाएगी और कीमतें बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा? सामर्थ्य नहीं रहेगी। तो 2 तरफा प्रभाव पड़ता है आपदा का। आपदा से उत्पादन कम होता है, यह तो तय है। उत्पादन कम होने से एक तो पदार्थों की उपलब्धता कम है, उपलब्धता कम होने के कारण खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। दूसरा प्रभाव यह पड़ता है कि भैया उत्पादन कम होने से कीमतें शूट अप होती हैं, और अगर कीमत शूट अप हो गई तो लोगों के खरीदने की सामर्थ्य कैसे बचेगी? भैया लोग खरीदेंगे कैसे? लॉजिकल बात है। तो ये 2 तरफा प्रभाव जो है आपदा के समय आपको देखने को मिल सकता है जब आप आपदा का खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव देखते हैं। इसके कारण भूखमरी आ जाती है, और जब भूखमरी लंबे समय तक व्यापक क्षेत्र में फैल जाती है तो इसको हम अकाल कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसके कारण क्या हो जाता है? भूखमरी आ जाती है कि लोगों को खाना नहीं मिल पाता पर्याप्त, और भूखमरी जो है अगर वो व्यापक हो जाती है तो उसको हम अकाल कहते हैं। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। तो 1943 में भारत में अंग्रेजों के जमाने में एक बंगाल में अकाल आया था। बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही नोटोरियस है, बहुत ही दुखद है। बंगाल में एक अकाल आया था 1943 में, जिसमें करीब 30 लाख लोग मारे गए थे। आप सोच सकते हैं 30 लाख, एक बार नंबर सोच के देखिएगा। 1943 ऐसा समय भी नहीं था जब हमारी आबादी बहुत ज्यादा हो, लेकिन उस समय 3 मिलियन लोग, 30 लाख लोग जो है बंगाल के अकाल से मारे गए थे। और बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी ब्रिटिश सरकार की। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि दुनिया भर में ब्रिटिश सरकार की जो छवि गिरी थी उसमें बहुत बड़ा योगदान इस अकाल का भी था कि यार इतना बड़ा अकाल आपने आने दिया। कहने को आप दुनिया के सबसे समृद्ध देश थे और पता नहीं क्या क्या थे, पर आपने इतना बड़ा अकाल आने दिया और 30 लाख लोगों को मरने दिया। यह भी कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए नहीं। 1943 का ये जो बंगाल का अकाल था, इसको रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहुत ज्यादा कदम उठाए नहीं। अगर वो चाहते तो इसको रोक सकते थे। बंगाल का अकाल जो है ये बहुत मशहूर है, करीब 30 लाख मौतें इसमें हुई थी, और ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा अकाल माना जाता है। उसके बाद कभी भी ऑब्वियसली इस तरह का अकाल हमारे देश में नहीं आया, और आना भी नहीं चाहिए। एक स्वतंत्र देश में, एक स्वाधीन देश में, या फिर जो देश स्वतंत्र नहीं भी है वहां पर भी यार इस तरह के अकाल की तो ये तो बहुत ही अमानवीय बात है ना, कि भूख लगने से खाना ना मिलने के कारण 30 लाख लोग मर गए। सोचिए, तो ये अपने आप में बहुत ही दुखद और बहुत ही चिंताजनक बात थी। लेकिन अंग्रेजों का शासन था। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंग्रेजों का यार बहुत सीधा सीधा है, वो उन्हें नहीं रहना था भारत में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको कितने भी लोग भारत में मर रहे हैं उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। भारत के और भारतवासियों के भलाई का विचार जो है वो उनके दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं आता था। तो ये जो है ये प्रक्रिया यहां पे चली। ठीक है, चलिए, ये गरीब लोग ज्यादा प्रभावित हुए थे, ये बात सही है, ये हम जानते ही हैं। आंकड़े वगैरह ज्यादा देखिएगा मत। ठीक है, तो यह बात सही है
कि 1943 के बाद से हमारे देश में उस तरह का व्यापक अकाल कभी नहीं आया। यह बात एकदम सही है कि 1943 उसमें समय भी बहुत हो गया, दुनिया बहुत बदल गई, तकनीक बहुत बदल गई, हमारा कृषि उत्पादन बहुत बदल गया, हमारे देश की आत्मनिर्भरता बहुत बढ़ गई, लेकिन उस तरह का अकाल जो है हमारे यहां कभी आया भी नहीं और भी मतलब आना भी नहीं चाहिए, यह बात सही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे देश में भुखमरी की समस्या खत्म हो गई है, यह बात याद रखिएगा। मतलब यह बात अच्छी है कि हम अपने देश को हम समझते हैं कि भाई हमारे देश में बहुत सामर्थ्य है और सब कुछ है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बात को भी हमको समझना चाहिए कि अभी भी आपको इस तरह की घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं, इक्का दुक्का ही मिलती हैं, पर मिलती हैं कि इस जिले में कोई महिला मर गई क्योंकि वो खाना नहीं मिला, उसको पर्याप्त भोजन नहीं मिला, वहां पर बच्चों की मौत हो गई। इस तरह की चीजें आप सुनते हैं, अखबार में कई बार आती है। तो ऐसी इक्का दुक्का ही सही, लेकिन ये घटनाएं होती हैं। और मेरा यह मानना है कि स्वतंत्र देश में इस तरह की घटना होना एक राष्ट्रीय शर्म का विषय है। मतलब यह बहुत बड़ी शर्मिंदगी है कि यार अपने देश में आजादी के इतने सालों के बाद हम अपने नागरिकों को बिना भोजन के मरने दे रहे हैं। मतलब ये एक, अगर और कारणों से लोग मरते हैं तो मरते हैं, लेकिन भोजन नहीं मिला इस कारण से अगर लोग मर रहे हैं तो ये हमारे देश के लिए, हमारे शासन प्रशासन के लिए बड़ी शर्म की बात है। इस पर हमें बहुत ज्यादा सोचना चाहिए कि यार ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, खाद्य असुरक्षित कौन है आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। यहां पर खाद्य असुरक्षितों की कहानी दी है, रामू की कहानी दी है जो गांव में रहता है, गरीब आदमी है। और ऐसे ही एक शहरी कहानी है कि अहमद की नाम का एक व्यक्ति है जो रिक्शा चलाता है, बहुत कम पैसे कमाता है। यहां पर इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है एक निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का कार्ड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कार्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अक्सर राशन कार्ड। राशन कार्ड का सिस्टम इन्होंने बताया। तो इसमें क्या है, गरीबी रेखा के नीचे वालों का राशन कार्ड। तो हालांकि ये चीजें आगे आएंगी, लेकिन इसमें क्या होता है कि भाई एक ऐसा राशन कार्ड होता है जो गरीबी रेखा के नीचे वालों का होता है। तो आइडिया यह है कि भाई आपको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अगर आपकी सामर्थ्य नहीं बढ़ाई जा सकती तो वस्तुओं के दाम कम किए जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, वस्तुएं जो हैं वो आपको आधे दामों पर मिलती हैं, वस्तुएं आपको कम दाम पर मिल जाती हैं। ठीक है, आपको बहुत ही कम कीमत पर वस्तुएं मिलनी शुरू हो जाती हैं ताकि आपकी सामर्थ्य, देखिए क्योंकि व्यक्ति की सामर्थ्य अगर यहां तक है, ठीक है, और खाद्य सुरक्षा के लिए यहां तक का खर्चा चाहिए, तो अब आप क्या कर सकते हो, सामर्थ्य को तो कैसे बढ़ाओगे व्यक्ति की, तो आप खाद्य सुरक्षा की कॉस्ट नीचे ले आते हो कि इसको भोजन जो है वो इतने ही पैसे में मिलना शुरू हो जाए। तो ये आप करने की कोशिश करते हो। राशन कार्ड आपका ये वाला लक्ष्य अचीव करके देता है कि भाई हम लोग जो हैं कम पैसे में भी आपको खाद्य सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। तो ऐसे एक दो इन्होंने आपको कहानियां बताई हैं कि भाई एक कोई अहमद नाम का कोई रिक्शे वाला था, वो किस तरह से अपने कार्ड के जरिए, अपने राशन कार्ड के जरिए सस्ते दामों पर जो है चीजें प्राप्त करता है। आपको मैंने बताया सामाजिक संरचना भी जो है वो भी बहुत एक बड़ी भूमिका अदा करती है खाद्य सुरक्षा की कमी में या उसको ज्यादा करने में। तो आमतौर पे जो पिछड़ी जातियां हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, महिलाएं हैं, इन लोगों को आपको जो है ज्यादा देखना पड़ता है खाद्य सुरक्षा के लिए। महिलाओं पर कुपोषण का, खाद्य सुरक्षा की कमी का और ज्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि महिलाएं बच्चे पैदा करती हैं। तो अगर कोई महिला कुपोषित है, महिला को खाद्य सुरक्षा नहीं मिली, तो आने वाली पीढ़ी को भी खाद्य सुरक्षा का संकट आ जाता है कि भाई महिला अगर सशक्त नहीं है, उसको खाद्य सुरक्षा का संकट है, तो इस बात का यह तय है कि जो बच्चा वो पैदा करेगी वो निश्चित तौर पे वो भी कमजोर पैदा होगा, उसकी भी शारीरिक क्षमताएं जो हैं वो कम होंगी। ये बात क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा आदिवासी लोग, जो लोग दूर दराज रहते हैं, इसके अलावा वो राज्य जो गरीब राज्य हैं, ऐसे राज्यों में आमतौर पे आपको खाद्य सुरक्षा का संकट जो है वो ज्यादा मिलेगा। सुदूरवर्ती राज्यों में क्योंकि ज्यादा उत्पादन नहीं होता, वहां तक चीजें पहुंचाना जो है वो कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता, तो इस कारण से आपको ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, भूखमरी जो है, भूखमरी मतलब भूख की समस्या कि व्यक्ति भूखा है, उसे पर्याप्त खाना नहीं मिला। भूखमरी जो है वो गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, वो गरीबी लाती है। मैं आपको बताता हूं, ये समझा दूंगा। और खाद्य की दृष्टि से, ये क्या हुआ भाई, हां, खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भूखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भूखमरी का खतरा कम हो जाता है। भूखमरी दीर्घकालिक और मौसमी दोनों तरह की होती है। ठीक है, देखिए, देखो सीधी सीधी बात है
ये हालांकि साइक्लिक, जो इस तरह की साइकिल्स बहुत होती हैं, भुखमरी जो है वो गरीबी की एक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि गरीबी का एक कारण भी है। आदमी गरीब है इसलिए भुखमरी का शिकार है, और भुखमरी का शिकार है इसलिए वो गरीब बना रहता है। भाई जो व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में पोषक खाना नहीं खाएगा, भाई आप अपने बारे में सोचो, आप यूपीएससी की कर रहे हो तैयारी, ठीक है, मैं मानता हूं कि आप सभी इंटरनेट का यूज करके मेरा लेक्चर देख रहे हो, है ना, समझ पा रहे हो मेरी बातों को, तो यार आपके पास ठीक ठाक, आपको कम से कम पेट भर खाना जरूर, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप सब धनवान व्यक्ति होगे, लेकिन कम से कम आपके सामने खाने की समस्या नहीं होगी, भोजन की दिक्कत नहीं होगी। तो यार एक बार सोच कर देखो कि अगर आपके जीवन से अच्छा पोषक आहार निकाल लिया जाए तो जितनी पढ़ाई, जितनी मेहनत आप कर पा रहे हो या करने की सोच रहे हो, उतनी कर पाओगे। लॉजिकल बात है, नहीं कर पाओगे यार, मतलब ये तो सोचने की बात ही नहीं है ना। ढंग का खाना नहीं मिलेगा, एफिशिएंसी कम हो जाती है कि नहीं हो जाती है? एक्चुअली तो फैक्ट है, मेरे साथ भी फैक्ट है। अगर मैं एक हफ्ता बाहर रह लूं, बाहर का होटल्स का खाना खाता हूं, जो कि शायद महंगा हो सकता है लेकिन पोषक नहीं है, तो आपको अपने शरीर में, आपको अपने एफिशिएंसी में, कार्य क्षमता में कमी महसूस होने लगती है। ये बात सही है कि नहीं है? मैं आपको फैक्ट बताता हूं। एक जमाने में मैं एक नौकरी करता था जहां मैं बहुत ट्रैवल करता था। तो एक बार मैं 1.5 महीने तक लगातार ट्रैवल कर रहा था। अब यार आप ट्रैवल करते हो तो आप होटल्स में रुकते हो। होटल्स में यार वो तो कस्टमर को खुश करने के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने की कोशिश करते हैं। अब स्वादिष्ट खाना यार वो है तो अनहेल्दी। अब यार मैं कोई छुट्टी पे तो गया नहीं था, तो मेरे को तो यार काम करना होता था, रोज जाके बहुत सारे लेक्चर्स देने होते थे, टॉक्स देने होते थे, बहुत लोगों से मिलना होता था, मेरे से काम ही नहीं हो पाता था। तो मैं हमेशा होटल की किचन में फोन करता था और उनको बोलता था कि मेरे लिए प्लीज एकदम प्लेन उबाल के दाल बनाइए और चावल बनाइए, उसमें कोई तड़का, घी, तेल, मुझे जीरा, हींग कुछ नहीं चाहिए, एकदम प्लेन दाल बनाइए और चावल बनाइए। वो भी चौंक जाते थे, सर अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं, मेरे को अच्छा लगवाना भी नहीं है, पर मेरे को ये चाहिए। मैं उनसे अपने लिए अलग खाना बनवाता था कि मेरे लिए आप अलग बनाइए, बाकी कस्टमर की जो दाल बन रही होगी मेरे लिए अलग से बनाइए, मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा आपको। तो आप समझ रहे हो, अच्छी डाइट अगर आपको नहीं मिलेगी तो आपकी कार्य क्षमता कम होगी, और अगर ऐसा होगा तो आप गरीबी की गिरफ्त में जाओगे, और गरीब हो तो निश्चित तौर पे भुखमरी की गिरफ्त में जाओगे। तो ये एक साइकिल है, ये साइकिल चलती रहती है। और भुखमरी जो है ये या तो दीर्घकालिक हो सकती है। दीर्घकालिक मतलब कि भाई आपके पास नहीं है संसाधन, आपके पास नहीं है सुविधा, और इसके अलावा भुखमरी आपकी मौसमी हो सकती है, क्योंकि हमारे यहां बेरोजगारी मौसमी होती है कि भाई कुछ मौसम ऐसे हैं जब मुझे काम नहीं मिलता, और अगर काम नहीं मिलेगा तो मैं भोजन अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। ठीक है, तो यह भुखमरी आपकी दोनों तरह की हो सकती है, आपकी दीर्घकालिक भी हो सकती है, आपकी मौसमी भी हो सकती है। यह बात क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो समय हमारा हो चुका है, आज यहीं तक रुकते हैं। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर को, इस चैप्टर को हम खत्म करें। जाते जाते आपको फिर से बता दूं कि भाई हमारा जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है उससे जुड़ने की कल लास्ट डेट है। देखिए सितंबर शुरू हो चुका है, अगर आपको 2025 में एग्जाम देना है बेटा तो आप और देरी ना करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी आप सबके लिए होगा। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप एजे लाइव कोड लगाकर इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। इसमें आपको आपकी तैयारी के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं आपको बहुत ही कम दामों में मिलेंगी। प्री क्वालिफाई करोगे तो सारी फीस रिफंड कर देंगे। हर टेस्ट में टॉपर को 11,000 रुपए का अवार्ड मिलेगा। बिल्कुल देर मत कीजिए, तुरंत इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।